जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनिक सोल्जर आरआरटी में। दोस्तों मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियोस के साथ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साइंस जीएस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लाया हूँ, जैसा कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तथा दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से खुद को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल अब तक कितना है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज़ आपको आसानी से समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, कोई अन्य ग्रह? दोस्तों अब मैं क्वेश्चन के नीचे आपका आंसर भी दे दिया हूँ, लेकिन दोस्तों मेरी इस आंसर देने का उद्देश्य ये नहीं कि दोस्तों आप इसको देख देख के आप क्वेश्चन को याद कर लो। दोस्तों मैं कुछ समझाऊंगा दोस्तों, उसको भी आप समझते जाना और चीट करने का कोशिश मत करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा अगर आप इसको ईमानदारी से देते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पृथ्वी, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग चंद्र ग्रहण की बात करें तो जब चंद्रमा और सूरज के बीच दोस्तों पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया दोस्तों चंद्रमा को ढक लेती है, तो इस स्थिति को दोस्तों हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम लोग सूर्य ग्रहण की बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाता सूर्य ग्रहण, तो दोस्तों सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब हम चांद के पीछे सूर्य का जो बीम कुछ समय के लिए दोस्तों पूरी तरह से ढक जाता है, उसे दोस्तों हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, यानी आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की और बात कर लिया जाए तो दोस्तों ये भारत का जो राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक था दोस्तों, इसको भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ऐसे भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? मोहम्मद आदिल शाह, फिरोज शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी और शेर शाह सूरी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी, यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों थोड़ा चौसा युद्ध के बारे में, कि चौसा युद्ध जो था दोस्तों वो 26 जून 1539 को दोस्तों चौसा, जो कि बिहार के बक्सर जिला में स्थित है। वहीं दोस्तों हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? निरंकुश, लोकतांत्रिक, मार्शल लॉ और कुलीनतांत्रिक? तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन का आपको पता ही होगा कि जैसे हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, यानी लोकतांत्रिक, जिसमें दोस्तों लोगों द्वारा सरकार चुना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र में के अंतर्गत आता है? दोस्तों मैं अगर इस अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में आपको बता दूं पहले दोस्तों, कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों जो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन एवं उत्खनन शामिल हैं दोस्तों। ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं द्वितीयक क्षेत्र में दोस्तों आपका विनिर्माण, जैसे दोस्तों आपका मुर्गी पालन या इससे आगे जो विनिर्माण
जैसे आपका उत्पादन होता है, उसके बाद आपका विनिर्माण आपके द्वितीयक क्षेत्र में आता है। वहीं आपका तृतीयक क्षेत्र में दोस्तों उस चीज़ का व्यापार, परिवहन, यानी दोस्तों जो उत्पादन हुआ उसका विनिर्माण हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो होता है, व्यापार होता है, वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग आदि सेवाएं दोस्तों ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा था दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कपड़ा उद्योग आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी और मार्क्सवादी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा पूंजीवादी, यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? दोस्तों आपसे एक प्रगतिशील यानी जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट होता है उस कर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उत्पाद शुल्क, चुंगी, आयकर और गृह कर। तो दोस्तों आयकर है जो कि हमारे प्रगतिशील देश को आगे बढ़ाने में, प्रगति में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा आयकर, यानी 3rd नंबर ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो दोस्तों इस संविधान के जो अनुच्छेद उसमें भारत राज्यों का संघ है दोस्तों वो आपका अनुच्छेद 1 में बताया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें 2, 3, 4 की, तो दोस्तों जो अनुच्छेद 2 है वो कहता है दोस्तों कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, दोस्तों जिसमें नए राज्य का स्थापना किया जा सकता है। और वहीं अनुच्छेद 3 की बात कर लिया जाए दोस्तों तो राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। ये दोस्तों अनुच्छेद 3 में लिखा गया है। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 4 की बात करें तो अनुच्छेद 4 में दोस्तों पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो संशोधन होता है दोस्तों उसके बारे में दिया हुआ है दोस्तों। इसलिए आपसे अनुच्छेद के बारे में अनुच्छेद के से 1-2 क्वेश्चन आएगा ही दोस्तों, तो आप अनुच्छेद को भी अच्छी तरह से पढ़ लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? जैसे कि दोस्तों ये भी संविधान से ही के अनुच्छेद से ही संबंधित है, तो इसलिए दोस्तों आप इसको अनुच्छेद वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 40वां संवैधानिक संशोधन, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा, जिसमें दोस्तों प्रस्तावना और समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? 20, 16, 18 और 10। दोस्तों प्राचीन भारत में जो जनपद थे, महाजनपद, वो दोस्तों टोटल 16 थे, यानी आपका यहाँ पर दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के कालानुक्रम अनुसार लगाएं, यानी दोस्तों खिलजी साम्राज्य, लोधी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य। तो दोस्तों आपको किसके बाद कौन सा शासक आए थे उनको सीक्वेंस वाइज सजाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, तो मैं बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले जो है खिलजी साम्राज्य आया था, उसके बाद दोस्तों तुगलक साम्राज्य आया था, उसके बाद दोस्तों लोधी साम्राज्य आया था। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो इसको आप लिख सकते हैं ACB, ये दोस्तों इसका कालानुक्रम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, चाय और ज्वार। तो दोस्तों ये जो ज्वार जो है वो आपका नकदी फसल नहीं है, यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम आपसे अगर पूछ लिया जाता उसके दूसरे प्रकार के बारे दूसरे प्रकार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि जो फसल के प्रकार होते हैं दोस्तों वो 3-4 होते हैं। जैसे 4 होते हैं खाद्य फसल, नकदी फसल और वृक्षारोपण और बागवानी फसल। ये सभी फसल के प्रकार हैं जिसमें दोस्तों अनेक आपके फसल आते हैं। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि जो खाद्य फसल है दोस्तों उसके अंतर्गत गेहूँ, मक्का, चावल और बाजरा आता है। वहीं दोस्तों अगर नकदी फसल की बात की जाए तो आपका उसमें दोस्तों गन्ना,
गन्ना, गन्ना आता है, तंबाकू आता है, और कपास आता है, जूट आता है। वहीं और बात किया जाए वृक्षारोपण दोस्तों, तो वृक्षारोपण जो फसल है उसमें दोस्तों आपका कॉफ़ी, नारियल, चाय, रबड़ इत्यादि आ जाते हैं। और एक बच जाता है दोस्तों आपका बागवानी फसल, जिसमें आपका फल और सब्जियां शामिल हैं। तो ये था दोस्तों आपका फसल के प्रकार। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? 1/3, 1/4, 2/3 और आधा। तो इसका दोस्तों हमारा पृथ्वी जो है वो 2/3 हिस्सा जल से ढका हुआ है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली महिला प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपसे दोस्तों ओलंपिक खेल में जो 2 पदक जीती थी वो उस भारतीय महिला का नाम पूछा जा रहा है। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। तो दोस्तों पीवी सिंधु जो थी वो उन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीता था दोस्तों। इस जो रियो डी जेनेरो में हुआ था दोस्तों, और 2016 में ओलंपिक्स हुआ था, उसमें दोस्तों पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल और टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर यानी पीवी सिंधु हो जाएगा। जैसे दोस्तों मैं नीचे आपके लिए यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर दिया हूँ, आप इसको भी पढ़ सकते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों उसको सांगपो नदी भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर गोदावरी की यहाँ बात किया जाए तो गोदावरी को दोस्तों वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है, इसका उपनाम, आपका नदी का उपनाम पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर युग्मक को क्या कहते हैं? युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु और भ्रूण। तो दोस्तों जो नर यानी मेल जो होते हैं दोस्तों, मेल, उनका जो युग्मक होता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं शुक्राणु, यानी दोस्तों इसको आप बोलते हैं वीर्य। इंग्लिश में दोस्तों इसको कहते हैं स्पर्म। वहीं दोस्तों अगर हम लोग मादा की बात कर लें तो मादा का जो युग्मक होता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं अंडाणु, यानी दोस्तों ओवम कहते हैं फीमेल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो दोस्तों कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादप कोशिका में स्थित होता है, यानी आपका यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रिज्म और अवतल दर्पण। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रिज्म होता है दोस्तों वो सूर्य के 7 रंगों में विभाजित कर देता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि 7 रंग जो होता है उसको हम लोग जानते हैं विबग्योर के रूप में याद करते हैं। उसको दोस्तों लिख सकते हैं विबग्योर, इसको हम लोग लिखते हैं दोस्तों विबग्योर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित होता है? 273 केल्विन, 100 केल्विन और 273 केल्विन और 373 केल्विन और 0 केल्विन। तो दोस्तों अगर केल्विन में यहाँ आपसे पूछा है तो दोस्तों तो वो आपका 373 केल्विन जो होता है उसमें जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वहीं दोस्तों आपसे पूछता कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो दोस्तों वो आपका हो जाता 273 केल्विन। मैं आपको यहाँ बता दूं दोस्तों कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो बार बार आता है कि आपको अगर 0 डिग्री सेल्सियस में दिया हो और केल्विन में आपको निकालना पड़े, या फिर आपको केल्विन में दे दिया हो और सेल्सियस में निकालना पड़े, तो आपको अगर दोस्तों अगर सेल्सियस में दिया है और केल्विन में पूछ रहा है तो दोस्तों आपको उसमें 273 आपको ऐड कर देना है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आपको 273 ऐड कर देना है दोस्तों, तो वो आपको केल्विन का वैल्यू आ जाएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो 0 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है दोस्तों वो आपका 273 केल्विन के बराबर होता है। और वहीं दोस्तों जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो आपका हो जाता है 373 केल्विन के बराबर हो जाता है। इसके बीच का डिफरेंस जो होता है दोस्तों वो 100 का होता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उस पर 273 ऐड कर देना अगर केल्विन में पूछेगा, और वही दोस्तों आपका डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो आप 100 माइनस कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी होगा कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, स्पीकर और प्लॉटर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपका कि स्पीकर और प्लॉटर जो है दोस्तों आपका ये बी और सी दोस्तों ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो आपका यहाँ पर बी आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दोस्तों हो जाएगा आपका बी तथा सी दोनों, मतलब आपका 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे द्वारा ये जो क्वेश्चन का सेट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों ये मैं जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे ये क्वेश्चन नहीं लेकिन इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसीलिए दोस्तों मेरे और भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको यूट्यूब चैनल में अपना अपलोड कर दिया हूँ, और हिंदी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ दोस्तों। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपके लिए गुड विशेस है मेरी तरफ से। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो और आपका सिलेक्शन हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।